हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश किशोर आपका एवियन सर स्वागत करता हूं जेईई एडवांस 2021 के फिजिक्स के पेपर सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो बच्चों इतने महीने इतने सालों से जो आप तैयारी कर रहे थे, आज वो पेपर हो चुका है और ऑफिशियल पेपर आ चुका है और मैं सोल्यूशन लेकर आपके सामने स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इनफैक्ट इस सेट से आप ये भी पता करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर था, मतलब पेपर का पैटर्न भी हर साल चेंज होता रहता है। तो इस साल देखिए कैसा पेपर का पैटर्न आया है, और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या 2 साल बाद 1 साल बाद पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो सेक्शन 1 देखिए क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये भी पैटर्न जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पेपर नहीं अटेम्प्ट किया था या जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनके लिए भी यूजफुल है, और जिन्होंने पेपर दिया उनको पता ही है क्या होने वाला है इसमें। तो इस सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। ठीक है, ओनली वन ऑफ दीज 4 इज करेक्ट, मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन 1 है। ठीक है, इसमें आपको -1 मिलेगा और +3 मिलने वाला है। ठीक है, तो पैटर्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने देखते हैं। ठीक है, राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द टॉपिक एरर एनालिसिस, या फिर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जिस भी टॉपिक के अंदर आप पढ़े होंगे इसको, तो वर्नियर कैलिपर पे बेस्ड है। अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, इजी क्वेश्चन में ही इसको रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मिस्टेक कर सकते हैं रीडिंग करने के दौरान। तो आइए क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन में रखा हुआ है। मैं सीधा सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका मेन स्केल। कब इसमें लिखा हुआ है सारा आपने पढ़ लिया होगा। जब जॉज को टच किया गया तब वर्नियर कैलिपर जो है, ये वर्नियर स्केल जो है, वो आगे एडवांस कर गया। तो इसका क्या मतलब है? देयर इज -0 एरर। अब -0 एरर में आपको ध्यान ये रखना होता है कि कौन से डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 6th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। ठीक है, तो 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन उसके पहले इसका लीस्ट काउंट जानना जरूरी है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो 10 मेन स्केल डिवीजन जो है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितने के बराबर है? तो क्वेश्चन में गिवन है इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल correspond to 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट निकालने का आप अगर मेरे लेक्चर्स देखे हो तो मैंने एक शॉर्टकट बता रखा है, द नंबर डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। तो ये 10 है और ये 9 है। 9 कहाँ चला गया? ये 9। तो डिफरेंस कितने का आया? 1 डिवाइडेड बाय जितने वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं कितने हैं? 10। ठीक है, इनटू लीस्ट MSD मेन स्केल की डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितने के बराबर है? तो 0.1 सेंटीमीटर। देयरफॉर लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट आ गया। लिस्ट काउंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप 6th डिवीजन देख रहे हैं कोइंसाइड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो क्योंकि -0 एरर है, तो आप ध्यान रखे होंगे अपने कंसेप्ट से, इसमें 10 है तो 6th कोइंसाइड कर रहा है और नेगेटिव है, आगे एडवांस हो गया। तो एडवांसमेंट आपको चेक करना होता है, तो इसीलिए आपको 10 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि -0 एरर की यही रूल होती है कि जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उतनी उसकी रीडिंग नहीं होगी, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 10 - 6 कितने हो गई? 4th डिवीजन। अब ये 4 की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है? 0.04 है ना। तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 सेंटीमीटर हो गई। तो ये तो आपकी -0 एरर हो गई है ना, ये -0 एरर है। अब इसको करेक्शन करने के लिए आपको इतनी वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना। तो आइए अब रीडिंग लेते हैं, फाइनल रीडिंग। तो ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो भाई साहब 3 से तो आगे ही होगा। और उसके बाद इसकी जो 0 है वो 1 के बाद है यहाँ पे, मतलब ये 1 के आगे होगा। ये थोड़ी सी डायग्राम में मिस्टेक है, ये वाला यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 1 वाला पार्ट यहाँ पर है, 1 वाला, तो इसका मतलब 1 के आगे होगा। तो 3.1 के आगे होने वाला है। उसके बाद आपको देखना है कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो 1 वाली ही कोइंसाइड कर रही है, 1 है ना,
1 फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर की रीडिंग क्या होगी? वर्नियर की रीडिंग, तो वर्नियर की रीडिंग होगी 1 इंटू इस लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.01, तो 0.01 इसमें ऐड कर दो तो 3.11 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू मेक अ करेक्शन ऑफ दिस, तो करेक्शन करने के लिए आपको 0.04 ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर द आंसर इज 0.15। ठीक है, इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकालो, तो लीस्ट काउंट निकल गया है 0.01 सेंटीमीटर। फिर आपको एरर ढूंढना है, वो नेगेटिव एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालोगे? 10 में से 6 को माइनस करना होगा। 6 क्या है? जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो 4 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था। नाउ 4 इज मल्टीप्लाइड विद इट्स लीस्ट काउंट बिकम्स दिस मच नेगेटिव जीरो एरर। अब इसकी रीडिंग देखो, ये 3.1 के आगे से 0 शुरू हो रहा है ना, ये जो 0 है वो 3.1 के आगे 3.1 से शुरू होगी। उसमें लीस्ट काउंट, ये जो देख रहे हो 1 वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो लीस्ट काउंट से 1 को कर दिया मल्टीप्लाई, ओवरऑल वैल्यू हो गई 3.11। 0.04 आके इसमें ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स करेक्शन। ठीक है, तो आंसर इज 3.15। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is another easy question। सिर्फ आपको ये बताना है कि हीट एब्जॉर्ब इसमें कौन से प्रोसेस में हो रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब तब होगी जब टेम्परेचर जो है वो चेंज इन टेम्परेचर विल बी पॉजिटिव, दैट इज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो प्रोसेस 4 में कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ रहा है, तो PV इक्वल्स टू nRT से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस, तो देयरफॉर इन पार्ट 4 हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद जब प्रेशर कांस्टेंट है उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगी। सिमिलरली 2 पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर हो रहा है कम, तो टेम्परेचर भी होगा कम। उसी तरह से वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट होने पे अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट होने से अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहाँ हीट लिबरेटेड, हीट एब्जॉर्ब, तो ओनली स्टेप 1 एंड 4। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, ये हो गया इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं हीट वाले में, तो मैंने ये हीट 2 में क्लास इलस्ट्रेशन में भी लिया था, ये जब एफिशिएंसी मैंने पढ़ाया था, तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्लास लेक्चर्स नोट्स जो होते हैं वो अच्छे से रिवाइज किया कीजिए। हर टाइप के पेपर में ज़रूर उसके क्वेश्चंस थोड़े ना थोड़े जरूर मिक्स होंगे, लेकिन ये तो डायरेक्ट ही उठ के आ गया। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। ये 2 लेंसेज को कंबाइन करके इसकी मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करनी है, टोटल मैग्निफिकेशन। तो अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, अब सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ। तो अगर टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है तो आपको पता है कि दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालिए और इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालिए, दोनों निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पहले वाले के लिए मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? V यानी कि इमेज डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 10। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे? उसके लिए चाहिए फोकस निकालने के लिए इन्होंने कुछ जानकारी दे रखा है। देखो क्या, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द कर्व्स आर 20 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द लेंसेज इज 1.5। इसका मतलब फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है, पर वो कितना है? तो अगेन यू हैव टू अप्लाई वन मोर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो आइए मैं फॉर्मूला लिख कर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये आपको पता होगा, म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2, एक्चुअली माइनस होता है, तो इसको साइन कन्वेंशन के साथ आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कनकेव के लिए ये इस साइड से अगर आप देखो तो ये आपका r1 हो गया, इस साइड से देखो तो ये आपका r2 हो गया। तो इधर देखोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, r1 विल बी नेगेटिव बिकॉज इन दिस साइड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा, तो दिस इज माइनस r1। और फॉर्मूले में माइनस होता ही है तो माइनस लगाना होगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव।
तो नेगेटिव और नेगेटिव ऐड हो गए तो ओवरऑल आंसर हो गया नेगेटिव, और फाइनली ये सॉल्व होके एफ की वैल्यू आ गई -20। तो कन्वेक्स के लिए भी वही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप ऐसे देखोगे तो इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आर, और इधर से हो जाएगा नेगेटिव आर, तो माइनस माइनस प्लस, अगेन मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट द साइन विल बी डिफरेंट, एक में माइनस एक में प्लस। ठीक है, चलो एफ आ गया। अब क्या था, पहले वाले के लिए देखिए u की वैल्यू हो गई 10, दूसरे वाले के लिए u की वैल्यू हो गई 20। ये टोटल देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, u हो गई 20। तो पहले वाले के लिए u निकाल के v निकाल दिया तो मैग्निफिकेशन आ गया v/u। दूसरे वाले के लिए u की वैल्यू क्या हो गई, 10 + 10 20, इनफैक्ट ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जब ये लाइट जाएगी ना तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसकी इमेज देखो कहाँ पे बन रही है, 20 -20, इसका मतलब उस साइड ही बन रहा है, मतलब इधर ही बन रहा है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ देखिए क्या आ रही है, फोकल लेंथ इज 20 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 10 पे, इसका मतलब फोकल प्लेन में है ना, अंदर है, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इधर बनेगी। तो जो वर्चुअल इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 + 10 20, एंड देन अगेन यू हैव टू ऐड दिस, और यू कैन ऐड डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट 20। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ से v की वैल्यू आ गई -20, तो इस लेंस के लिए यहाँ से जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो 20 पे बनेगी, ऑलराइट, 20 पे बनेगी। तो फिर इस लेंस के लिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 और ऐड कर दो, है ना, तो टोटल हो गया 30। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन दिस इज द वैल्यू, है ना। फिर से उस लेंस मेकर फॉर्मूले में लगा दीजिए, v निकाल लीजिए, v निकालने के बाद इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी, दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 0.8। सो यू हैव एन ऑप्शन 0.8। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, इस लेंस के लिए सबसे पहले इन दोनों लेंस का फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले से निकाल लिया आपने। फिर सबसे पहले इस लेंस से जो रिफ्रैक्शन होगी उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा, क्यों, क्योंकि वो फोकस के अंदर है तो फिर इमेज इधर बनना ही है। अदरवाइज आप उस फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे लेंस फॉर्मूला से, तो आंसर आ गया -20। इसका मतलब जो इमेज होगी वो यहाँ से 20 पर होगी, तो फिर इसके लिए टोटल डिस्टेंस हो गया 30। फिर से इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंस फॉर्मूला से निकल आएगा v, तो मैग्निफिकेशन आपने निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। हैवी न्यूक्लियस क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें हाफ लाइफ गिवन है 20 मिनट्स का, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है अल्फा डीके होने का 60% और बीटा डीके होने का 40%। तो अगर इनिशियली 1000 न्यूक्लियाई थे, है ना, तो बताइए कितने अल्फा डीके हो सकता है इन फर्स्ट 1 आवर, पहले 1 घंटे में। तो पहले 1 घंटे में कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगे ये पता कीजिए। तो 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स, और ये 1 आवर है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लीजिए, है ना। तो 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया 3 हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स। तो 3 हाफ लाइफ्स आपके सामने आ चुका है। तो एक हाफ लाइफ में कितने हो जाते हैं, इसका हाफ हो जाता है, तो 3 हाफ लाइफ में 2 to the power 3 टाइम्स कम हो जाएंगे, 1000 by 2 to the power 3। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। तो बेटा डीके कितना हुआ, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स माइनस लेफ्ट वाले, और इतने का 60% जो है वो क्या हो रहा है, अल्फा डीके कर रहा है। डन, है ना। एक बार फिर से समझो, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल लिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड किया 2 to the power n होकर,
तो इतने लेफ्ट आ गए। अब इनिशियल वाले से कर दो माइनस, तो इतने डीके हो गए। ठीक है, डीकेड माइनस करके उसका 60% इज अल्फा डीके, अल्फा डीके। दिस इज योर आंसर। आइए सॉल्यूशन दिखाते हैं, देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ गिवन है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ गए 3, तो लेफ्ट होता है इनिशियल के पावर में डिवाइड बाय 2 के पावर में n, तो 1000/8 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल डिकेड इन 1 hour इज n0 माइनस n रिमेनिंग, देन यू गेट दिस, एंड 60% उसका हो जाएगा, तो 525 इज योर आंसर। ठीक है, दूसरा मेथड भी है, 50 मतलब 50 आधा हो गया हाफ लाइफ में, इसका आधा हो गया, फिर इसका आधा हो गया, फिर इसका आधा हो गया, तो 125 हो गए। तो 1000 में 125 माइनस कर दो, 875 का 60% 525। सिंपल है। ठीक है, तो आई होप सोल्यूशन समझ गए हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 का इंस्ट्रक्शन देख लो, क्योंकि क्या है कि कॉमन रूल्स होते नहीं, इसलिए ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 कहता है दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टेम मतलब पैराग्राफ जैसा कुछ जानकारी दिया हुआ है। देर आर 2 क्वेश्चंस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन स्टेम। हर क्वेश्चन स्टेम में 2 क्वेश्चन होंगे। आंसर टू ईच क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि आपके पैराग्राफ और इंटीजर को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द डेजिग्नेटेड प्लेस यूजिंग, बाकी सब आप अपना देख लोगे। न्यूमेरिकल वैल्यू हैज मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस। ट्रंकेट या राउंड ऑफ द वैल्यू टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक ही आपको लाना है, और नहीं आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दो। आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। फुल मार्क्स मिलेंगे +2 और 0 मार्क्स फॉर ऑल अदर। इसका मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ऑलराइट, चलो, तो ये सेक्शन भी जानना जरूरी है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन स्टेप। ठीक है, क्या है देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ओ। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा पढ़ के, तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। मैं सीधा सोल्यूशन पे आता हूँ। इस पॉइंट को समझना है क्या हो रहा है। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है ऐसे, और ये मिड एयर जब ये मैक्सिमम हाइट पर है तब ये 2 हाफ्स में ब्रेक हो जाता है, 2 हाफ्स में, जिसका एक हाफ जो है वो सीधा नीचे गिरता है। ठीक है, ऐसा है। तो बेटा सेंटर ऑफ मास में आपको पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट मेरे भी वीडियो लेक्चर में मैंने ये कवर किया था, सेम क्वेश्चन कवर किया गया है। आप अगर मैं वीडियो लेक्चर देखे हैं तो ये क्वेश्चन मेरे इलस्ट्रेशन का है। ऑलराइट, चलिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मोशन लर्निंग ऐप। उसमें आपको सेंटर ऑफ मास करके चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है 45 डिग्री पे फेंका गया है u से। अब u की वैल्यू भी गिवन है 5√2। ठीक है, 5√2। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट आधा हो जाता है। तो सेंटर मास में हम क्या पढ़ते हैं कि पार्टिकल चाहे जहां भी जाए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कंप्लीट पाथ कवर करेगा। तो सेंटर ऑफ मास तो बेटा यहीं पर ही आने वाला है। तो अगर ये मैक्सिमम हाइट पे डिपार्ट होता है, इसका मतलब ये रेंज की हाफ वैल्यू होगी। ठीक है, रेंज की हाफ वैल्यू होगी। तो क्योंकि ये इक्वल में डिवाइड हो रहा है, जरा देखो, स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर ये r/2 इधर है तो फिर यहाँ से भी r/2 दूसरे साइड में होगी। अगर ये आधे मास का है तो आधे मास का है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2, ये कंसेप्ट। तो m1 कितना है, m/2, r1 is r/2, therefore if other part is m/2 this has to be r/2, है ना, r/2 पर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक r/2 पे होगा, तो m1r1 इक्वल्स टू m2r2 से इतना हो गया। तो क्वेश्चन इज एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। तो यहाँ से बेटे कितने डिस्टेंस पे हो गई, यहाँ से आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस है r,
और ये वाला डिस्टेंस है r/2, सो द डिस्टेंस x इज 3r/2। क्या है? 3r/2। नाउ व्हाट इज r? r की वैल्यू आपको पता होता है, क्या होता है बच्चों? u² sin 2θ/g। क्योंकि 45 डिग्री है तो साइन 90 हो गया 1, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10, और 5√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 25 × 2 50 हो जाएगा, है ना? तो 50 तो 50 ये 0 0 कैंसिल, तो 5 3 जा 15/2, दैट इज 7.5। ठीक है? और कितना टाइम लगता है? द अदर पार्ट t सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट है बेटे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस कवर, फ्री फॉल कर रहा है वो, बिल्कुल फ्री फॉल। तो फ्री फॉल करने में क्या टाइम लगता है? सिंपल वो फॉर्मूला लगा दीजिए, √2h/g। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो एच मैक्स आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो एच मैक्स क्या होगा? u² sin स्क्वायर θ/2g, ये है एच मैक्स। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, टाइम आ जाएगा। ऑलराइट, तो वैल्यू ऑफ t इज ये बताना है, एंड देन वैल्यू ऑफ x इज ये बताना है। तो देखो ये पहले वाले का हो गया 7.5, बिल्कुल रेंज की वैल्यू होगी, और एच मैक्स की वैल्यू हो गई 1.25, और इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो आपको ये निकालना है √2h/g। तो आंसर इज 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड इज द टाइम, एंड देन एंड 7.5 इज द डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे करना होगा। ये हो गई टोटल वैल्यू। ठीक है, ऐसे करना है काम। तो सिंपल इसको आप सेंटर मास के कंसेप्ट से आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप काइनेमेटिक्स के 2 बार पार्ट करके और मोमेंटम कंजर्वेशन करके भी कर सकते थे, बट इट टेक्स टाइम, तो वो मैं एनकरेज नहीं करूंगा। सेंटर मास बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम RC सर्किट। ये भी मॉडरेट टू इजी के कैटेगरी में ला सकते हो आप, क्योंकि बेसिक बातें आपको सबको पता होती है। आप क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन है कि जब इसमें आपने लॉन्ग टाइम रखा तब चार्ज आता है Q1, और जब आप इसमें रखते हो तो चार्ज आता है इसमें Q2। तो बताइए Q1 और Q2 की क्या वैल्यू है? ठीक है, Q2 की क्या वैल्यू है? तो Q1 Q2 निकालने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं, जब आप इसको क्लोज करोगे तो सर्किट कैसी दिखाई देगी? ये देखो इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें 1 वोल्ट का बैटरी रहेगा और 2 वोल्ट का भी बैटरी रहेगा। अब आपको इसके अक्रॉस सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या होगा? E दैट इज 2 वोल्ट, E माइनस IR, है ना? इतने का ड्रॉप होगा। तो B से चलोगे, अगर ये 0 है तो E राइज हुआ और IR फॉल हुआ। तो पोटेंशियल BA क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? E माइनस IR, और R की वैल्यू लोगे 2। नाउ आवर मोटिव इज टू फाइंड करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूरे में घूम कर देखोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 1, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है। तो करंट इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 + 1 3। तो करंट आ गया 1/3 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम B to A इज E माइनस IR। E 2 वोल्ट है, I यहाँ से आ चुका है 1/3, एंड देन R इज 2। तो 6 माइनस 2 4/3 वोल्ट। तो 4/3 वोल्ट आ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस। अब सेकेंड क्वेश्चन में जब आप स्विच को चेंज करते हैं तो ये बैटरी यहाँ से चला जाता है, मतलब करंट की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी सेकेंड पार्ट में। इनफैक्ट चार्ज मैंने अभी तक नहीं निकाला है, तो चार्ज क्या होगी? Q1 इज इक्वल्स टू C इंटू V। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 4/3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, 1 से। ठीक है, तो 4/3 इज द आंसर, मतलब 1.33, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना था। सिंपल। तो इन्होंने यूनिट जो रखा है वो मैग्नीट्यूड जो है वो माइक्रो कूलम में ही रखा है, तो इसलिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1.33। ना तो सेकेंड पार्ट इज, देख लीजिए, आप इसको सॉल्व किया आपने, आंसर आ गया।
ना। तो सेकेंड पार्ट Q2 निकालना है। अब देखो सर्किट में बैटरी नहीं रहेगी तो सिर्फ 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 2 + 1 3 ओम हो जाता है। तो करंट नाउ बिकम्स 2/3। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन 2 - IR। I कितना है 2/3 तो 4/3 होगा। तो 6 - 4 2/3। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो Q2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 2/3 0.67। ठीक है, बहुत ही सिंपल है सर्किट, बस आपको देखना है। फिर से बताता हूँ, आवर मोटिव was to find पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स। तो इसको मैंने B लिख दिया था, इसको A लिख दिया था। तो अगर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो E - IR, इससे करंट जो फ्लो होगी वो भी एक ड्रॉप देगा। बस जब आप इसमें कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 1 होगा, जब आप इसको इसमें कनेक्ट करोगे तो ओनली 2 होगा। तो I = V/R हो जाएगा, 2 + 1। ऑलराइट, ये होगी बात। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 2 बातें लिखी हुई हैं कि पोटेंशियल इज 0 इन XY प्लेन, और क्या लिखा हुआ है, इक्वी पोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ इट्स सेंटर इज एट B, 0। ये सेंटर है B, 0, B, 0 सेंटर है, और 2 चार्जेस रखे हुए हैं, एक है ओरिजिन पे, एक है ओरिजिन पे। देखो तो ये 0 0 है, ओरिजिन पे रखा हुआ है -Q, और एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है 2, 0 पे। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है 2, 0। ठीक है, अब इसमें लिखा है ये पूरे सर्कल में पोटेंशियल 0 है। तो आपको बताना है कि इसकी रेडियस क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, रेडियस बताना है आपको। ठीक है, तो इसकी रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या, इन्होंने कहा कि पोटेंशियल इस सर्कल पे 0 है, तो फिर तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस 2, तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 - x। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली इस 4 से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x है, और इस 4 से इसकी डिस्टेंस 2 - x है। तो बेटा पोटेंशियल टोटल क्या हुआ, आओ दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया x, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है 2, ये कोऑर्डिनेट है 2, तो ये हो गया 2 - x, ये x है। तो फिर इसके कारण इस पॉइंट पर A पर पोटेंशियल हो गया 0, और B एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं इस जगह, यहाँ भी पोटेंशियल हो गया 0। तो पहले A का पोटेंशियल लिखते हैं। तो A का पोटेंशियल लिखने के लिए ये वाला चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल है और ये वाला चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 2 - x, तो -KQ/2 - x। ठीक है, 2 - x। अब इनके बीच का डिस्टेंस है x, तो यहाँ लिखोगे KQ/√3, चार्ज की वैल्यू Q/√3 है, तो KQ/√3/x = 0, बिकॉज द पोटेंशियल इज 0। क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आपने x निकाल लिया, क्या आया 2/√3 + 1। इसको रैशनलाइज कर लो, √3 - 1 और √3 - 1 से इसको रैशनलाइज कर लो। तो रैशनलाइज करने पे इसके आंसर आ गई x की वैल्यू √3 - 1। बट मैं x क्यों निकाल रहा हूँ, आओ बताता हूँ। ये वैल्यू x है और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया y, तो व्हाट इज रेडियस देन, x + y / 2, ये इसकी रेडियस हो गई। तो पहले वाले से x निकाल लिए, अब दूसरे वाले से y निकाल लेते हैं। आओ देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है y कंप्लीट। ठीक है, ये डिस्टेंस है y, ये है y। ठीक है, ओके। तो अगर ये y है, कहाँ से कहाँ, इस पॉइंट से इस चार्ज की दूरी y है, तो फिर इस पॉइंट से इस चार्ज की दूरी क्या होगी, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस है y और ये वाला डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 2, और ये कंप्लीट डिस्टेंस है y। तो व्हाट इज दिस वैल्यू देन, 2 + y। ठीक है ना, तो एक हो गया 2 + y, किससे, माइनस से,
और इससे इसकी डिस्टेंस क्या है y, तो के क्यू बाई रूट थ्री तो चार्ज ही था डिवाइड बाई वाई। नाउ पोटेंशियल विल बी जीरो अगेन इन दिस पॉइंट, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 2 बाई रूट थ्री माइनस वन। अगेन इफ यू रैशनलाइज दिस यू विल गेट रूट थ्री प्लस वन। तो एक है रूट थ्री माइनस वन, एक है रूट थ्री प्लस वन। तो r की वैल्यू होगी x प्लस वाई बाई टू, मैंने बताया था क्यों, डायमीटर की वैल्यू हो गई इसके सम बाई टू। सॉल्व किया तो 2 रूट थ्री बाई टू रूट थ्री आ गया, रेडियस आ गया रूट थ्री, तो रूट थ्री इज 1.73। ठीक है, 1.73 इज योर आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, देखिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है जिसमें आप x कमा वाई लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही लंबा कैलकुलेशन जाकर एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाता है, जिसमें माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर लोगे तो सेंटर आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगा। इनफैक्ट इन्होंने सेंटर भी पूछा हुआ था, तो ये सॉल्व हो जाएगा b कॉमा जीरो, b की वैल्यू आ जाएगी, तो द वैल्यू ऑफ b भी पूछा गया। मेरे वाले मेथड से कैसे आएगा, ये तो चलो जनरल इक्वेशन सॉल्व किया और यहाँ से इसकी सेंटर आ गई b इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ b इज, मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ होगा ये बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो आइए हम पुराने वाले डायग्राम से देखते हैं जो मैंने अपने मेथड से बताया है आपको। ठीक, तो ये वैल्यू b है, तो अगेन यू विल सी फ्रॉम दिस डायग्राम दिस वैल्यू इज b। वो कैसे निकलेगा, इसके वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या ऐड करना है, 2 माइनस एक्स। इनफैक्ट 2 ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये 2 माइनस एक्स है, इसका मतलब 2 माइनस एक्स जो कि यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है रेडियस प्लस आर इज इक्वल टू बी। देखो नॉट सो टफ, 2 माइनस एक्स प्लस आर इक्वल टू बी। अब देखो जरा आर की वैल्यू क्या निकल के आई है, रूट थ्री, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है रूट थ्री माइनस वन। इसका माइनस क्या होगा, 1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री, ठीक है ना, और प्लस आर, ये दोनों कट गए और यहाँ पे 2 है ना, ये है वैल्यू b की। तो 2 की वैल्यू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 1 माइनस रूट थ्री, ये दोनों कैंसिल, आंसर इज 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई b इक्वल्स टू 3। तो अगेन यू कैन डू दिस बाय दिस मेथड, दिस इज नॉट टफ बिकॉज इसमें लीनियर हो जाता है, लीनियर करना बहुत आसान पड़ता है। अदरवाइज आपके पास ये मेथड है जिसमें मैथ्स आप अपना चमका सकते हो कि मुझे मैथ्स काफ़ी आती है ना। ये तो खैर ठीक था, आपने x कमा वाई ले लिया तो इसकी डिस्टेंस ले ली यहाँ से यहाँ तक, कैसे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। और यहाँ से डिस्टेंस जब लोगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में आ गया। ये वाले वैल्यू तो y है और ये वाला वैल्यू आपने ले लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x था तो 2 माइनस एक्स हो गया, ये टोटल 2 माइनस एक्स, टोटल वैल्यू 2 माइनस एक्स। ठीक, तो ये है एक मेथड जिसमें काफ़ी लेंदी होती है और मैथमेटिक्स इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपको पता होना चाहिए सेंटर माइनस जी कॉमा एफ पे होता है और रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, और वो कंपेयर आपको करना पड़ेगा यहाँ से। बट मैंने सेकेंड मेथड बताया है, फर्स्ट मेथड मैंने और आसान बताया है, वो भी आप कर सकते हो, सिंपल ए और बी पर पोटेंशियल जीरो करके कर सकते हो। ठीक है, नॉट सो टफ। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। All right, so next question is section number 3. Section 3 का इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। This section contains 6 questions. Each question has 4 options. ठीक है, out of which one or more than one of these 4 option is are correct. मतलब more than one option correct है। इसमें आपको ध्यान रखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे +3, पार्शियल मार्किंग होंगे अगर बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चोजन, मतलब अगर 4 में से 3 आपने सही चूज किया तो 3 मिलेगा, 3 और मोर अगर होगा और उस समय करेक्ट होगा तो 2, मतलब जितने ऑप्शन सही होंगे उतने ही आपके मार्किंग मिलेंगे। छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर पकड़ लिए तो -2 मिलने वाला है। ठीक है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल इन दिस सेक्शन। ऑलराइट, ये इन्होंने रूल बना रखा है कि कब आपको +2 मिलेगा, कब आपको +1 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सेक्शन में क्या है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 11, ये इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें
आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना था। तो आपको पता ही है इसमें क्या करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन है, हर बैच में पढ़ाया जाता है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इतना है कि स्लिपिंग को रोक सके। तो जब आप F4 सेंटर ऑफ मास पे लगा के इसको पुल करेंगे, ठीक है, तो ये आगे बढ़ने लगेगा। तो आगे बढ़ने के लिए इसको स्लिप नहीं होने के लिए ये रोल करेगा, रोलिंग करेगा, रोलिंग। तो रोलिंग होने टाइम फ्रिक्शन इधर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें रोटेशनल भी मोशन होना है और ट्रांसलेशनल भी होना है, तभी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो पूरे टाइम 0 रहेगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू बता रहा हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहना होगा, है ना, यानी कि A इक्वल्स टू अल्फा आर मेंटेन करना पड़ेगा। तो आइए इसके FBD को देखते हैं। मैंने आपको बेसिक बात बता दिया। तो ये इसकी FBD है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ से नॉर्मल पास होगा, mg नीचे लग रही होगी, फ्रिक्शन पीछे। तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप देखें तो इन सभी फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाएगा। देयरफॉर फ्रिक्शन हैज टू एक्ट बैकवर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रोटेशनल मोशन। टॉर्क इनको देना होगा फ्रिक्शन को, तो अल्फा पाने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगना होगा। तो एक तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन आप लिखेंगे, कैसे? F माइनस एफ इक्वल्स टू ma बिकॉज इट इज ट्रांसलेटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो F माइनस एफ इक्वल्स टू ma, ऑल राइट। और नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर। नाउ नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये आप देख रहे हो। तो इसके अबाउट ये वाली डिस्टेंस हो गई रेडियस। तो F इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना, I के टर्म में इसको सॉल्व कर लिया। और A इक्वल्स टू अल्फा आर होगा, वाई बिकॉज इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का जो कंसेप्ट होता है बच्चों, उसमें A इक्वल्स टू अल्फा आर रहता है। वाई बिकॉज V इक्वल्स टू ओमेगा आर, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी must be equals to rate of change of angular velocity, that is acceleration times radius, ठीक है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। तो A इक्वल्स टू अल्फा आर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई आई नॉट बाई ए आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ A। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट किया जाए तो F की वैल्यू देखो क्या निकल के आता है, A की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकल के आ जाता है F के टर्म्स में। अब आते हैं ऑप्शन पे। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो I की वैल्यू हो जाएगी mr स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर, और हॉलो की हो जाएगी mr स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होगा, 2f बाई 3m, और हॉलो का होगा f बाई 2m। दस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो, देयरफॉर A इज रॉन्ग, A इज रॉन्ग। आइए देखते हैं A क्या था। फॉर सेम F द वैल्यू ऑफ A डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज A डिपेंड्स ऑन acceleration depends on moment of inertia। चलिए B ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A इज 2 म्यू जी। चलो A की वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए 2f बाई 3m हो चुका है। अब इसको ट्रांसलेशन में अगर आप पुट करोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आइए देखते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई है आई नॉट आर स्क्वायर इंटू A। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम जी। m और m यहाँ से हो गए कैंसिल बिकॉज I की वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2 रखोगे। आइए दिखाते हैं सॉल्व करके। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपने पुट कर दी है यहाँ पे मैक्सिमम म्यू एन, n की वैल्यू mg, I नॉट की वैल्यू पुट करो mr स्क्वायर बाई 2, m और m हो गया कैंसिल, तो आंसर ये 2 म्यू जी। 10 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू mg। ऑलवेज म्यू mg जो है ये बात करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज देयर इज प्योर रोलिंग द फ्रिक्शन इज स्टैटिक एंड इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, देयरफॉर इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम म्यू mg टू 0, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन 0 इस केस में नहीं होगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे f लगाया आपने, तो म्यू तो n पे डिपेंड करेगा, सॉरी वो डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन देखते हैं। फॉर अ थीन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर A इज, ये हमने निकाल रखा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, थिन वॉल के लिए थिन के लिए F/2m होगा। यस, आंसर इज करेक्ट। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 जियो ऑप्टिक्स TIR पे बेस्ड है। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें एक जानकारी गिवन है कि साइन थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन 1/n1, ये जानकारी गिवन है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पॉज करके। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, व्हेन लाइट रे एंटर्स द लाइट रे एंटर्स इफ n2 इक्वल्स टू n1, मतलब यहाँ पर लाइट रे जो है वो पहुँच जाएगी, मतलब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक बार और रिफ्रैक्शन हो जाएगा इधर, ये इनका कहना है। ठीक है, ये इनका कहना है। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होता तो लेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज r, तो यहाँ का वैल्यू हो गया i, तो ये भी हो गई i। तो इनफैक्ट ये वाली वैल्यू हो जाएगी थीटा। क्यों थीटा हो जाएगी? क्योंकि इफ n2 इक्वल्स टू n1 देन इट गोज अनडिविएटेड, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, बिकॉज देयर इज नो रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, आयो लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाने पे इफ n2 इक्वल्स टू n1 देयर इज वन मीडियम, सो वेव विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। तो ये ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गई ऐसे, ठीक है। नाउ लेट इट रिफ्रैक्ट, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है जी। तो n इंटू स्नेल्स लॉ लगाइए, n इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू साइन आर, बिकॉज यहाँ की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गई 1, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n, इट मीन्स दिस वैल्यू साइन आर विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये 1/n से अगर मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करो या 1/n से मल्टीप्लाई करो तो कट के 1 हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा इज मोर देन n। तो 1/n से बड़ा होने का मतलब है साइन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाना, विच इज़ इम्पॉसिबल। साइन आर विल बिकम मोर देन 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 1 से ज़्यादा थोड़ी होता साइन का वैल्यू, इसका मतलब ये कभी भी रे बाहर नहीं निकलेगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। Therefore option number A is not correct. Now let us come to B. Light ray is finally reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is less than n1. देखो इस पर्टिकुलर डिस्कशन से समझ में आ चुका है कि n2 चाहे जो भी हो TIR तो हो ही जाएगा, है ना। क्यों होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि जब n2 लेस देन n1 है, n1 इज मोर, अगर n1 मोर है तो बिकम डेंसर, दिस बिकम्स डेंसर। तो डेंसर से रेयर जब लाइट जाती है, डेंसर से रेयर जब लाइट जाती है ना, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि वो रिफ्रैक्ट कर जाए, मतलब TIR हो जाए। उसके लिए क्या होना होगा, इन दोनों का जो क्रिटिकल एंगल है, जो पेयर ऑफ मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसकी कंडीशन, ठीक है। एज साइन थीटा इज गिवन मोर देन, साइन थीटा इज मोर देन 1/n, तो अब स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पे, इस जगह पे, है ना। कहाँ पे, एनवरन यहाँ पे, इन पे लगा दो। तो ये अगर r है तो ये भी r हो जाएगा, है ना। फिलहाल तो यहाँ के लिए लगाते हैं। आइए, तो साइन थीटा की वैल्यू मतलब r की वैल्यू n2 जाके डिवाइड हो गया यहाँ पे, n1/n2 इंटू साइन थीटा। ना साइन थीटा इज स्लाइटली मोर देन 1/n, अगर 1/n से ज़्यादा है इसका मतलब साइन r की वैल्यू 1/n2 से स्लाइटली ज़्यादा होगी। अगर ये स्लाइटली ज़्यादा हो गई इसका मतलब इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गए, तो यस देयर विल बी TIR। तो TIR एज I इज ग्रेटर देन थीटा C, हो गया, बिल्कुल सही है। सो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड बैक इनटू n1, तो ये इधर आ जाता है वापस। ऑफ कोर्स ये वापस आ जाएगा क्योंकि दिस इज रेयर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर B, है ना। ऑप्शन नंबर B आइए दिखाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर B में क्या लिखा था कि n1 इज मोर देन n2। तो अगर n1 इज मोर देन n2 है, इफ n1 इज मोर देन n2 है, देन n1 इज रेयर एंड n2 इज डेंसर। तो एक बार जब ये TIR होगा तो वापस से रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यस इट कम्स बैक टू n1, तो ये सही है। द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, बिल्कुल सही है। नाउ इफ n2 वुड हैव बीन मोर, then this would have become rarer and that would have become denser, ठीक है। तो यहां से फिर वो रिफ्रैक्ट होगी और वापस ये आ जाएगी, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आइए दिखाते हैं आपको। हाँ, नेक्स्ट केस में
So in both the cases B and C, both the cases TIR will occur. Now if N2 equals to 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये एयर हो गया, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि इधर से ये रे रिफ्रैक्ट हो जाए, बिकॉज इट इज स्लाइटली मोर देन N1, तो यस इट इज पॉसिबल। तो पहले वाले में क्यों नहीं पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपको N2 के रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा, और N2 के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए शुरुआत में आप नहीं बोल सकते थे, है ना। तो फिर से समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट दिया मैंने। जब N2 इक्वल्स टू N1 है तब ये बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि साइन आर की वैल्यू मोर देन 1 हो रही है, और बाकी दोनों ही केसेस में TIR हो जाएगा। एक बार यहाँ से, एक बार कम एंगल जाकर फिर से TIR हो जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, बिकॉज साइन थीटा इज स्लाइटली मोर देन 1 by n, therefore sin r is slightly more than 1 by N2, therefore it is greater than critical angle। ठीक है, और अगर N2 1 हो गया है तब तो बहुत आसान हो गया, ये एयर हो चुका है ना, तब तो यहाँ ही पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा इज मोर देन 1 by n, दैट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए ऑप्शंस क्या गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड था और ये यहाँ तक जाता है, मतलब इसके इट गोज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 2l डिस्टेंस कवर करना है, l से 2l, बिकॉज इट सेज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, देयरफॉर t इक्वल्स टू 4, बिकॉज l इक्वल्स टू 10, सारे वैल्यूज गिवन थे। ठीक है, टाइम आ गया। अब इतने टाइम में आपको वेलोसिटी पता करना है, इतने टाइम में वेलोसिटी पता करना है, और फोर्स भी पता करना है। फोर्स कैसे लिखोगे? m इंटू ए, क्वेश्चन में मास भी गिवन है और a भी गिवन है, तो फोर्स आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई 2I कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इट इज गोइंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देयरफॉर फोर्स रिमेंस कांस्टेंट। अगर फोर्स इस पार्टिकल पे इधर लगता है, तो चाहे वो यहाँ पर हो या वो यहाँ पर हो, टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर बी ही लोगे, है ना, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयरफॉर द पार्टिकल इफ इट रिमेन्स एट ओरिजिन और इफ इट रिमेन्स एट सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिमेन्स सेम। तो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, वैल्यू जवाब वैसे तो वेक्टर वाइज मैंने लिखा है, बट इसकी वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी ये वाली वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू, तो वैल्यू आ गई 2k कैप। ठीक, बिकॉज h इज इक्वल्स टू 1। So option number D will not be correct when it pass through x equals to 0, जबकि 2k कैप जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा जब वो L पर जाएगा, चाहे वो L पर रहे या वो 0 पे रहे, सेम मैग्नीट्यूड का ही टॉर्क होगा, इनफैक्ट डायरेक्शन भी सेम होने वाली है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो पार्टिकल अराइव्स, टाइम वाला तो हमने आंसर निकाल लिया है। Now angular momentum is again r क्रॉस p के लिए यू नीड वेलोसिटी, तो कब निकालना है? जब x इक्वल्स टू l पर है, तो x इक्वल्स टू l पर कितने टाइम पे है? वो 2 सेकेंड्स पे है, तो उसकी वेलोसिटी आप फाइंड कर लीजिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं r क्रॉस p से, एंड v इक्वल्स टू u प्लस at, u है 0, at से 20 आ चुका है ना, बिकॉज a कॉन्स्टेंट आप आराम से लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। इसको आगे मल्टीप्लाई कीजिए, मोमेंटम आ गया 4I कैप। Again, if you take a cross product, you will get this. Otherwise, you can also say that it is r perpendicular into p. ये भी होता है angular momentum. And again, r perpendicular is this value, only this value. कौन सी value? h, है ना। आइए दिखाता हूँ मैं ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू तो h है बेटे, ये h है, ये h है। तो बस r perpendicular into f कर दो और r perpendicular into mv कर दो, तो आपका एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। ऑल्दो मैंने ये किया है वेक्टर फॉर्म में, बट यू कैन ऑल्सो से दिस इज आर परपेंडिकुलर इनटू पी, दैट इज एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास हमारे प्रमोद सर आएंगे, पीआरपी सर, बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।
Thank you, Avian sir. Myself, PRP sir, and I'm discussing the question from 14. Before question number 14 up to 1 to 13 question already discussed by Avian sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है, क्या हमें करना है, पहले समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है बताना है। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको सोचना है, यानी कि बोर मॉडल के हिसाब से सोचना है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम जानते हैं कुछ चीजें, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज के बारे में जानते हैं, उससे रिलेटेड सवाल है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज 9/5, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन लिखो फॉर बामर सीरीज। ये आप जानते हैं कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ निकालने का, और ये कितना होता है R1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब N1 और N2 की वैल्यू शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई जब हम लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट निकालते हैं, जिस समय वेवलेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट, उस समय N2 की वैल्यू हमें क्या रखनी है। सपोज N1 के लिए बात करें अगर, तो बामर के लिए N1 कितना होता है, बामर के लिए N1 2 होता है, और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकती है यहाँ तक। लेकिन जब शॉर्टेस्ट की और लॉन्गेस्ट की बात करें, तो लॉन्गेस्ट के लिए आपको क्या लेना है, 3 लेना है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। उन दोनों वेवलेंथ का रेशियो पूछा हुआ है, वो रेशियो देखना है कि अगर 9/5 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमें पूछा देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंज ऑफ बामर एंड पास्चन सीरीज। तो पास्चन इसकी वेवलेंथ, एक वेवलेंथ रेंज आ जाएगी मैक्सिमम से मिनिमम तक बामर सीरीज की, ऐसे ही पास्चन की निकालेंगे और उनका देखेंगे कि क्या वो आपस में ओवरलैप करती है। सभी जानते हैं कि इसको सभी बताते भी हैं कि भाई ये सीरीज आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करती है ना। और उसको हम एक को निकाल के भी देख लेंगे उनकी रेंज को, और उसको फिर वेरीफाई भी कर लेंगे कि हाँ ये ओवरलैप नहीं करेंगे। इसके बाद हमें दिया कि वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज का एक्सप्रेशन भी सी के अकॉर्डिंग इस तरह का ही आएगा। तो उसमें हमारे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, बीच में प्लस नहीं आएगा, और हमारे पास बीच में माइनस आता है, क्योंकि उसके लिए N1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 - 1/N2 स्क्वायर आएगा। तो ये वाला हमारा इसका मतलब ऑप्शन में नहीं आने वाला। इनमें से हमें चेक करना है द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगी। ये सब बताते भी हैं, नोट्स में भी समझाते हैं सब चीज़ों को, है ना। तो यानी कि बिल्कुल आधी चीज़ें याद, मेमोरी बेस अगर याद है, और कुछ थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे, कौन से के लिए, यस शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। कैसे भाई, हमने यहाँ पर क्या करा, बामर के लिए N1 की वैल्यू 2 ले ली और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी ले लेंगे। तो N1 लॉन्गेस्ट की बात करें, ध्यान देखो, लॉन्गेस्ट के लिए N1 2, N2 3, तो आ गया 5R/36, और शॉर्टेस्ट के लिए ये इन्फिनिटी तक रख दिया, तो ये R/4 आ गया। इनका रेशियो पूछा है लॉन्गेस्ट अपॉन शॉर्टेस्ट का। सोचो जब इनका रेशियो निकालेंगे, R से R कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इसका मतलब दिस इज 9/5। ओके, 9/5 रेशियो आ गया। पास्चन के लिए चेक करते हैं। पास्चन के लिए ऑप्शन है तो सही है कि रेशियो सही आया। पास्चन सीरीज की जब बात करेंगे तो N1 3 है, N2 4, 5 ये सब आ जाएंगे। इसमें भी लॉन्गेस्ट के लिए 4 और शॉर्टेस्ट के लिए इन्फिनिटी रखेंगे। अच्छा, यहाँ सब वैल्यू रखेंगे, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लेने पर हमारे पास एक तो वैल्यू ये आ गई। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1/, ये अपने पास आ जाएगी 1/λ लॉन्गेस्ट, ये आपके पास लॉन्गेस्ट आ गई। ऐसे ही फिर यहाँ रखेंगे R/9 शॉर्टेस्ट आ जाएगी। तो R/9 शॉर्टेस्ट आ जाने पर बामर सीरीज की जो रेंज आई थी, ध्यान दो, बामर सीरीज की रेंज आई थी 4/R से कहाँ तक, 36/5R तक, जिसे हम 7.2R, यानी कि 4 से 7.2 के बीच में वेवलेंथ आएगी, नीचे R से डिवाइड हो रहा। इसकी अगर बात करें तो 144/R और 9/R, यानी कि 9/R से 145/7, इसको क्या लिखा 20.7, क्या 9 से आगे 20 तक, ये 4 से 7.2 तक, तो इसमें बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे। 4 से 7.2 आ रहा, ये 9 से 20.57 आ रहा, इसका मतलब बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे। और याद भी कर सकते हैं, याद करने वाला पॉइंट भी है, और उसको प्रूफ अप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो अलग अलग रीजन में आती है सारी वेवलेंथ, और ये इसलिए कभी भी ओवरलैप नहीं करती। अच्छा, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये इसका वेरिफिकेशन भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, हमारे पास जो सी वाला था वो करेक्ट नहीं है।
अब हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइमन सीरीज में अगर हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो n1 की वैल्यू 1 ले लेंगे, नीचे 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/n2 का स्क्वायर में n2 की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। जब n की वैल्यू लॉन्ग शॉर्टेस्ट के लिए निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट के लिए n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे, इन्फिनिटी रख देने पर ये लैम्बडा नॉट की वैल्यू 1/r आ जाएगी, है ना, 1/r आएगा, उसको लैम्बडा नॉट लिखा, यहाँ पे इसको 1/लैम्बडा नॉट लिया। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू जो है उस एक्सप्रेशन से मैच नहीं करती जो इसने दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग है। और डी वाला जो हमने अभी देखा कि ओवरलैप नहीं करती, ये सही है। तो ऑप्शन कौन कौन से आ गए हमारे पास? ऑप्शन आ गया ए एंड डी, ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन हमारे आ गए कौन कौन से? ए एंड डी ऑप्शन आ गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि ये जो अपने पास एक वायर दिया हुआ, ये एक सर्कुलर टाइप का एक वायर है जिसकी ये जो वेलोसिटी है v दे रखी ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस R और कैपेसिटेंस C के साथ ये सर्किट में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे करंट है जिसमें इस करंट की वैल्यू दे रखी 2 एम्पियर और बेटे ये वेलोसिटी दे रखी है आपको 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, यस 3 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब हमें इसमें जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें यहाँ पर एक सर्किट क्लोज है, करंट इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी, वो कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, कितनी करंट होगी इसमें इंड्यूस होगा, तो उसमें बताना है कि मैक्सिमम करंट कितनी है और कैपेसिटर के थ्रू मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। ये तो हम कैपेसिटर की थ्योरी से समझ लेंगे कि भाई मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए, मैक्सिमम करंट निकालने के लिए कैपेसिटर कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि जब मैक्सिमम करंट की बात करते हैं तो आरसी सर्किट में t=0 पर करंट मैक्सिमम होती है और कैपेसिटर लाइक ए शॉर्ट सर्किट वर्क करता है। और जब हमारा ये मैक्सिमम चार्ज निकालने की बात कर रहा है मतलब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, इस पर चार्ज निकालने का मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ चुका होगा, यानी कि Q=CV0, जो वोल्टेज इंड्यूस हो चुका होगा वही यहाँ पर आपका कैपेसिटर का क्रॉस एपियर होगा। यानी कि मुझे मेन पॉइंट क्या है इसमें, इंड्यूस ईएमएफ निकालना। इंड्यूस ईएमएफ निकल जाएगा तो करंट भी निकल जाएगी, तो फिर वोल्टेज से चार्ज भी निकल जाएगा। ये काम मुझे इसमें करना। अब मैं जानता हूं कि भाई मेरे पास कोई भी करंट का अगर यहाँ पर वायर है, उसके पास कोई भी दूसरा वायर अगर है, उसको कोई वेलोसिटी दे दी जाए तो उसके किसी भी एलिमेंट dx में, जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होता है जिसको मैं बोलता हूं BVDL। DL की जगह dx लिख देता हूं, BVDX। एक छोटा सा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, लोकेशन वाइज, हर पॉइंट पर लोकेशन वाइज जो ईएमएफ होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग अलग होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे से हर एक एलिमेंट में ईएमएफ अलग अलग होगा, सबको जोड़ देंगे। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई वायर ऐसे जा रहा वेलोसिटी की तरफ, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे तो ना तो ये स्ट्रेट है ना वर्टिकल जा रहा, फिर क्या करें भाई? तो फिर क्या करें, छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये ले लो छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटे से एलिमेंट में x dx भी है और dy भी है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v, तो dx वाले में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस, dy वाले में इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो नहीं कि इसमें छोटे से ईएमएफ में bv dx हम छोटा सा ईएमएफ निकाल लेंगे और छोटे छोटे से ईएमएफ को सबको जोड़ देंगे। अब वो जो ईएमएफ आएगा वो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो एक ही तरफ आएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और b की वैल्यू किधर आएगी, b की वैल्यू अंदर की तरफ आएगी। तो v ऊपर b क्रॉस b, इसका मतलब इधर करंट जाएगी इस वायर में, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा हायर पोलैरिटी इधर बनेगी, प्लस की और माइनस की उस तरफ बन जाएगी, यानी कि करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी, v क्रॉस b से करंट की डायरेक्शन इधर आ जाएगी इस वाले सर्किल में, इस लूप में। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। किसी भी x पे जाकर के ऐसा माना हुआ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, जो भी ये करंट दे रखी होगी I/2πx। तो इस छोटे से ईएमएफ को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ रख लेंगे, वेलोसिटी दी होगी dx के साथ, इसको x आ जाएगा, उसमें इंटीग्रेशन कर करके छोटा सा ईएमएफ को इंटीग्रेट करके टोटल ईएमएफ निकाल लेंगे और उस टोटल ईएमएफ से वोल्टेज निकल जाएगा। और वोल्टेज जैसे ही निकला तो क्या ये सर्किट हमारे पास बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ये R ये C, एक सिंपल RC सर्किट बन जाएगा जिसमें ये I इंड्यूस वाली करंट आ गई और ये E इंड्यूस वाला वोल्टेज आ गया है, और ये कैपेसिटर है C0 और ये R आ गया।
अब बात करते हैं कि भाई ये इंड्यूस ईएमएफ कितना है, बाकी कहानी तो हम निकाल ही लेंगे, t = 0 t = इन्फिनिटी पर। हाँ भाई चलो वो तो हम निकाल लेंगे, ईएमएफ की बात करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटे, किस तरह से करेंगे, तो ये तो ईएमएफ आ गया, ये तो वोल्टेज आ गया, छोटा सा ईएमएफ हमारा म्यू नॉट आई 2πx v dx, ठीक है, ये छोटा सा ईएमएफ आ गया, इसको इंटीग्रेट करा आ जाएगा E = म्यू नॉट आई v/2π। और कहां से कहां तक ये लेंथ दे रखी है, कहां से कहां तक, 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ आएगी, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है इसको। तो यहां से लिमिट कहां से कहां तक है, 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक। इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, हर पॉइंट पर लोकेशन के वाइज अलग अलग है। हाँ तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x की लिमिट 1 से 4 ले लेंगे, और 4 ln1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू बेटे 0 हो जाएगी। तो यहां से हमने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ रखी, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, वेलोसिटी की वैल्यू 3, और ln2 होता है 0.693 यानी कि 0.7 माना जा सकता है। यस, इसका मतलब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लेने पर 3 दूनी 6 7 42 कितना जाएगा, और बेटे 3 दूनी 24 7 168 ये, और उसको हम लिख सकते हैं 16.8 है ना, × 10⁻⁷ वोल्ट। ये इतना वोल्ट आ गया। चलो यानी कि इसका मतलब इतने वोल्ट का सेल बन गया। जब इतने वोल्ट का सेल बन चुका है तो मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं हुआ, क्या कि भाई मेरे को कि अब मुझे क्या निकालना, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के केस में t टेंडिंग टू 0 पर I विल बी मैक्सिमम और दैट विल बी E/R, चूंकि कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, यस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो E/R कर देंगे। तो रेजिस्टेंस दे रखा है बेटे, कितना रेजिस्टेंस दे रखा है 1.4, तो इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे 1.4 से, और ये अपने पास करंट आएगी, और ये मैक्सिमम करंट आएगी t = 0 पर कैपेसिटर क्या है, शॉर्टेड। हाँ अब हमें चार्ज मैक्सिमम कब तक होगा, जब फुल चार्ज होता रहेगा। फुल चार्ज होता रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किट के अक्रॉस पूरा वोल्टेज यहाँ एम्पियर हो जाएगा, यानी कि यही वोल्टेज E यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा एट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप 0, क्योंकि करंट 0 हो जाएगी। यस, यानी कि चार्ज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C0 × E। कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटे यहाँ पर ये वोल्टेज आ गया, ये कैपेसिटेंस दे रखी है 5 माइक्रोफेरेड, मल्टीप्लाई करने पर आ गया, तो ऑप्शन आ गया A एंड C। तो करेक्ट ऑप्शन आ गए A एंड C। तो बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत टफ नहीं है, बट हाँ टफ किस चीज में है, जो हमारे जो सर्किल की फॉर्म में दे रखा उससे आपको ईएमएफ निकालना थोड़ा मुश्किल है, बाकी अपने कैपेसिटर से जोड़ दिया है ना। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सवाल। आप इसमें थोड़ी सी बातें थोड़ी सी ध्यान रखें कि जब हमारे पास कोई कंटेनर किसी वेलोसिटी से ऐसे चलता है, याद करो लेक्चर नोट्स में भी पढ़ाया जाता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर लिखना, उसी डायरेक्शन की लेंथ ले लो, उसी डायरेक्शन की मतलब हाइट या डेप्थ, उसी डायरेक्शन की लेंथ और उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। मान लो ये L होती है तो क्या रो L लिख देते थे, मान लो ये H होती है तो क्या रो GH लिख देते प्रेशर इस पॉइंट पर, या इधर से लिख देते तो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन की हाइट H डैश रो और इफेक्टिव एक्सेलरेशन इनटू H डैश। यस, याद करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लीजिएगा चलो एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमारा ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, इसका एक पॉइंट मान लो ये ले लिया 3 नंबर का। तो एक पॉइंट नंबर 1 2 3 ले लिए। तो सोचो आपको क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। सवाल में दिया हुआ है बेटे कि ये एंगल 45, पहली बात तो 45 देने का मतलब जो डायमीटर ये है वही ये वाली वैल्यू होगी d, क्योंकि 45 दे दिया तो ये बराबर इसके आ गई, पहली बात। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा इसके किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तीसरी बात कि इसने जो है P1 P2 प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ, जो कि बीटा की फॉर्म में रो GD की फॉर्म में, डी इज द डायमीटर ऑफ दिस पाइप, है ना। अब मुझे इसमें कुछ ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग निकालने, तो पहले मैं काम करता हूँ, ये एक्सप्रेशन देख लेता हूँ कि वास्तव में एक्सप्रेशन या बीटा किसके बराबर आ सकता है, जिससे कि मैं ए की वैल्यू लिख सकता हूँ। यानी कि ए की फॉर्म में रखो, क्योंकि ए की वैल्यू की फॉर्म में है तो ए की फॉर्म में निकालते हैं। अच्छा, ए की वैल्यू की फॉर्म में कैसे निकालेंगे भाई, एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक वैल्यू को फॉर्म में निकालने के लिए P1 P2 के प्रेशर निकाल लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल के यहाँ रखो तो अपना पता लग जाएगा क्या रिलेशन आ रहा होगा। कैसे करेंगे, तो मान लीजिएगा अपने पास ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ ले लिया, ये 1 ये 2। अगर मुझे P1 निकालना है, अगर मुझे
P1 निकालना है, मान लो ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं आप इसको, देखो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं दूसरे तरीके से, चाहो तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि यहां पर पूरा मान लेते हैं इसको, कंटेनर को, 3 को यहां मान लो चाहे यहां मान लो, आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहां माना, यहां माने कर दोगे तो पूरा मान करके करो तब भी एक ही बात आएगी, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बस प्रेशर सही लिखना आना चाहिए 1 और 2 का। मान लो मैंने यहां पे लिया पॉइंट, यहां पे लेंगे तो सोचो क्या लिखोगे, क्या P1 इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या P3 प्लस रो इस तरफ का एक्सेलरेशन, इस तरफ का एक्सेलरेशन कितना होगा, ध्यान दे। क्या इस पॉइंट की बात करें तो इस पर एक सूडो फोर्स, अगर मैं यहीं बैठ गया तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, यस। एक आपका ग्रेविटी है नीचे की तरफ, यस। सीढ़ी एंगल बेटे कितना 45, हाँ ये वाला कितना आ गया a/√2, और भाई ये वाला कितना आ गया a/√2, है ना, cos 45 से आ जाएगा। यानी कि नेट इसमें अगर मैं बात करूं इफेक्टिव, इस तरफ एक्सेलरेशन a/√2 है और इस तरफ कितना आ गया g माइनस a/√2, ये आ गया। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं इस तरफ की डेप्थ g, इस तरफ का एक्सेलरेशन g माइनस, तो रो g माइनस a/√2 इंटू डेप्थ d आ गई। दोनों बराबर क्यों हुई, क्योंकि 45। P2 की बात करूं तो P2 सोचो यहां पर, तो P3 और इसके हिसाब से निकाल लो, इस लेंथ के हिसाब से, तो इस तरफ का एक्सेलरेशन ले लेंगे तो कितना P3 प्लस रो एक्सेलरेशन a/√2, ये लो a/√2 इंटू डी। सोचो मुझे चाहिए P1 माइनस P2 चाहिए, तो P1 माइनस P2 के लिए क्या करो, इन दोनों को घटा दो, यानी कि दिस ये चमक उड़ जाएगा ये, तो P1 माइनस P2 आ गया। भाई यहां से देखो रो जी डी माइनस रो AD/√2 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 रो AD/√2 से जब कट जाएगा तो आएगा √2 रो AD, हाँ ये आ गया। यहां से अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं इसको, तो क्या P1 माइनस P2 अपॉन, अगर मैं रो GD से डिवाइड कर दूं ताकि मैं ये बना सकूं, रो GD से डिवाइड कर दूं तो यहां पे क्या बनेगा 1 माइनस √2, रो GD से डिवाइड किया तो सोचो A तो वहीं का वहीं है, तो क्या G से डिवाइड में यहां भी आ जाएगा, हाँ यही तो बीटा है। अब सोचो इफ A इक्वल टू, अगर A इक्वल टू G/√2 रखोगे, इफ A इक्वल टू G/√2, तो बीटा कितना आ रहा G/√2, तो क्या 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यस ऑप्शन ए आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 0, यानी कि ए ऑप्शन आ गया। और दूसरा इफ बीटा इक्वल टू G/2, अगर G/2 रख रहे हैं यहां पर तो G/2 से कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा, ये 1/√2 से एलसीएम लेंगे तो अपना सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए को G/2 रख लेंगे तो आ जाएगा। और बीटा की वैल्यू मैंने कहा कि आपको चाहे यहां पर मान लो चाहे कंटेनर को पूरा मान करके कर लो, तो यहां पर पूरा मान लो कि ऐसा पानी भर रहा था तो आप 1 2 3 ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, या फिर मैंने यहां पर मान लिया, एक ही बात है ना, दोनों तरीके से सोल्व करते हो, पर प्रेशर को लिखना आना चाहिए। जैसे अगर यहां मान लोगे तो कैसे करेंगे, यहां मान लोगे तो आप इसकी इक्वेशन को ऐसे बना लोगे, है ना, ये सिग्मा बेसिकली डेंसिटी है ना, ये सिग्मा डेंसिटी है ना, ये रो ये भी रो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस प्रेशर को सही से लिखोगे। अगर आपने 3 नीचे माना होगा तो हमारे लिए फिर वही एक्सप्रेशन तो यही आएगा, जब आप a की वैल्यू G/√2 रखेंगे तो बीटा 0, a की वैल्यू G/2 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू √2 माइनस 1 अपॉन √2, यस, तो ऑप्शन हमारे मैच कर जाएंगे, जिसमें हमारा ए और सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 4 में, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन इसमें दे दिया, एडवांस के लायक सवाल है नहीं, वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और बच्चों के मजा आ गया कि इतना आसान सवाल दिया, कुछ भी नहीं है, मेंस भी नहीं आते ऐसे सवाल। खैर चलो देखते हैं क्या सवाल। क्वेश्चन ये दिया बेटे, पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के बारे में इस बात का ध्यान रखना कि इसका जो चार्ज होता है +2e होता है, और बेटे मास तो उसने दे रखा, मास तो m4amu दे रखा, यस। और बेटे अगर सिंगली चार्ज्ड सल्फर आयन का मास तो दे रखा इसने, ये लो मास तो m1, ये m2, कितना दे रखा 32 amu। अच्छा, इसका जो मास, इसका जो चार्ज है कितना e के बराबर है ना, सिंगल आयन है। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्टेड थ्रू पोटेंशियल v से एक्सेलरेट किया, तो उसकी रेडियस जो आती है उनका रेशियो पूछा,
अब सोचो रेडियस का फॉर्मूला क्या था भाई, रेडियस का फॉर्मूला तो ये था mv अपॉन क्यूबी, और भाई mv अपॉन क्यूबी को लिख सकते थे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब, q इंटू वी, क्योंकि v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, अपॉन क्यूबी। अच्छा, मास तो दोनों के अलग अलग, चार्ज भी दोनों के अलग अलग, वोल्टेज दोनों को सेम दिया, b भी दोनों के लिए सेम। यस, ये इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि r प्रोपोर्शनल टू किसके, इसको q से डिवाइड कर देंगे तो नीचे रूट आ जाएगा, यानी कि m बाई क्यू के। या मैं कह सकता हूं आर एस अपॉन आर एल्फा अंडर रूट ऑफ, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, एम एस अपॉन एम एल्फा, लेकिन चार्ज को क्यू एल्फा अपॉन क्यू सल्फर, एस फॉर सल्फर। तो वैल्यू रखनी बस, और कुछ भी नहीं करना, आर एस अपॉन आर। अच्छा, स्मॉल आर दे रखा है, उसमें कोई सी खास बात नहीं है, स्मॉल आर लिख लेते हैं, है ना, इसको स्मॉल आर कर लेते हैं। तो स्मॉल आर कर लिया हमने, आर एस अपॉन आर एल्फा। आर एस अपॉन आर एल्फा जब हमें निकालना है, मास ऑफ सल्फर 32, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इज 4, चार्ज ऑफ एल्फा 2e, चार्ज ऑफ सल्फर e, छम्मा 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 छम्मा, यानी कि 16 का अंडर रूट आया भाई। 16 का मतलब 4, 16 का मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब आर एस अपॉन आर एल्फा का रेशियो कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर 4 बैठ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, रोटेशन का प्यारा सवाल है ना। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये रोड दे रखी जिसका मास m है, एक ये डिस्क दे रखी जिसका मास m है, ये ओमेगा से घूम रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा से घूम रही है, ये इसकी 4 ओमेगा से घूम रही है ना। और ये दोनों जो घूम रही है इसके ऊपर रखी हुई है, इससे a/4 डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कितनी, a माइनस a/4, क्या ये 3a/4 हो जाएगा, यस a/3/4 हो जाएगा। यानी कि यहां से इसका सेंटर 3a/4 पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ठीक, सवाल में क्या दिया, सवाल में बोला कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताना सिस्टम का। क्या एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए इस रोड का एंगुलर मोमेंटम और इसका एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। यस, क्या ये दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, यस। तो पहले रोड का एंगुलर मोमेंटम निकाल लो भाई। रोड का एंगुलर मोमेंटम तो क्या लिखोगे, आई ऑफ रोड इंटू ओमेगा, तो रोड का एंगुलर मोमेंटम आ गया, है ना। रोड का एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना, वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आनी चाहिए, इसमें जो n है इस n की वैल्यू बतानी है, आंसर में से कंपेयर कर लेंगे n को। यस, बड़ा सिंपल सवाल है, एंगुलर मोमेंटम का सवाल है, सिंपल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड, सोचो ये तो रोड है, ml²/3, m l कितना है, a²/3 और ओमेगा, ये ओमेगा दे रखा। डायरेक्शन किधर आ रही है इसकी, जिस तरफ आ जाएगी ये वाली। अब इसकी बात करते हैं बेटे, ये देखो ध्यान से, जब ये अपने पास यहाँ पे डिस्क रखी हुई है, जब डिस्क यहाँ रखी हुई है तो ये घूम तो रही 4 ओमेगा से, ग्राउंड के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 4 ओमेगा से घूम रही है ना, क्योंकि उसने बोला है कि ग्राउंड पर रेस्पेक्ट में घूम रही है। वो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, यहाँ पे बोला वास ने कि अज्यूम दैट द रोड एंड डिस्क हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द मोशन एंड द आउटसाइड स्टेशनरी ऑब्जर्वर फाइंड्स, किसकी 4 ओमेगा है। यानी कि जब ये ऐसे घूम तो रही, साथ साथ ये रोड भी घूम रही, तो इनका मतलब इसमें ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल मोशन दोनों है। तो एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट है, जिसके पॉइंट के अबाउट लिखना है, उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, MRCM VCM प्लस I ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अच्छा, उनको डायरेक्ट वेक्टर के हिसाब से जोड़ते हैं। सोचो इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट तो लिखना ही है, प्लस इस एक्सिस के अबाउट भी इसका लिख करके जोड़ देना, जो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, रोड के अबाउट तो हमारा आ गया, ये रहा। क्या फॉर्मूला क्या है, MRCM VCM इंटू आई डिस्क, और आई डिस्क आई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा, एंगुलर स्पीड 4 ओमेगा है। अब बात करते हैं RCM की। जो सोचो यहां पर ये रोड थी, तो RCM तो इससे यहां से आ जाएगा, RCM की वैल्यू कितनी, 3a/4। इसका जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि वो भी ऐसे ही घूम रही है, भी ऐसे ही घूम रही है, और सेंटर ऑफ मास जो होगा क्या वो एक किसी सर्किल पर होगा इस रेडियस के। यस, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो निकाल ली, उसकी जो वेलोसिटी होगी VCM की, क्या VCM इक्वल टू R इंटू ओमेगा। ओमेगा कौन सा, इस वाले से, इस वजह से तो घूमेगा ये। तो अगर मैं इसमें VCM निकालू तो R ये और ओमेगा ये, और ये जो RCM है,
RCM है ये परपेंडिकुलर किसके है, VCM के, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है वो उसके, तो VCM और RCM क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर RCM VCM से क्रॉस प्रोडक्ट में जो sin 90 आएगा वो sin 91 हो जाएगा, यानी कि RCM इज परपेंडिकुलर टू VCM, तो MVR हो गया बेसिकली। और दोनों ये भी इधर ही है, ये भी उसी तरफ है, दोनों प्लस के हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा, है ना, तो दोनों की एक डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। तो VCM को हमने लिख दिया ये RCM इंटू ओमेगा। अब इसको यहाँ पे लिखा M इंटू, इस फॉर्मूले में R की वैल्यू ये लिखी हमारे पास 3a/4 और VCM की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आएगा 9a² ओमेगा, और I डिस्क I का क्या होता है ma² बाई, इसकी a कितनी है, इसकी a कितनी है a/4, तो a/4 का स्क्वायर करेंगे ma²/16/2 भी आता है ना, mr²/2, तो रेडियस कितनी है इसकी a/4 इंटू इसकी ओमेगा 4 ओमेगा। चलो जी, इसका मतलब सारों को जोड़ा, जोड़ने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बेटे किसका, ये वाला। ये किसका आंसर आया, केवल ये जो एंगुलर मोमेंटम आया ये डिस्क का आया, दोनों का एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, अपोजिट होता तो घटा देते, तो दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमने देखा कि 49 आ रहा है, उससे कंपेयर कर लिया तो यही क्या हमारा n हो गया, तो यहाँ पर n की वैल्यू 49, यानी कि आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया तो ये सवाल बड़ा सिंपल है, अगर ये समझ में नहीं आया तो इस सवाल में रुक सकता है, अच्छा सवाल है इसी पॉइंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इवैक्यूएटेड, यानी कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन है। सोचो यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका टेम्परेचर फिलहाल 200 केल्विन है। सोचो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी, यानी कि रेडिएशन करेगा, रेडिएशन के मेथड से इसका टेम्परेचर डाउन होगा, अलग अलग समय पे अलग अलग होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 200 है, बहुत कम होता, बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस होता तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी लगा सकता था, बहुत कम होता तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस आपका ये 10 20 30 डिग्री तक भी हो तो फिर तो हम इसमें क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से भी ये बता सकते थे कि कितने टाइम में कितना टेम्परेचर रह सकता है। लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ ये बदल तो रहा ही है और साथ में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए हम इसमें स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से, क्योंकि कूल ही तो हो रहा है भाई, कूल ही तो हो रहा है। क्या दिया इसने, दिया कि भाई 200 से 100 केल्विन तो रह गया कितनी देर में, T1 में, और 50 दो फिर 100 से आगे 50 केल्विन T2 टाइम पर रहा, तो दो अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो रहा। मैं फिर कह रहा हूं उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मत लगा देना भाई, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम नहीं है, तो स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना, यस, तो इसका मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से चलना, और टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, dt/t टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा, -dt/t होगा। तो कैसे करना है सर, स्टीफन्स लॉ क्या है, बाय स्टीफन्स लॉ, बाय स्टीफन्स लॉ, बाय स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है भाई, पावर या dq/dt, dq/dt इक्वल टू सिग्मा, E की वैल्यू 1 क्योंकि आइडल ब्लैक बॉडी मान लिया, सरफेस एरिया है हालांकि कांस्टेंट रहेगा, t की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 क्योंकि केल्विन में दे रखा। क्या इसको टेम्परेचर किसी भी टाइम पर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर किसी टाइम पर होगा तो क्या ms dt लिख सकता हूं, ms, लेकिन ms dt/t, सोचो ये रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्या ये नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यस, इसका मतलब सिग्मा a t की पावर 4, तो यहां से dt/t, यहां पे t की पावर 4 लिया हो, और बेटे सिग्मा a/ms माइनस का इंटू dt, इस पूरे को क्या मान लिया जाए, एक कांस्टेंट मान लेता हूं मैं कुछ k डैश, तो माइनस k डैश dt, हालांकि ये k डैश रेशियो पूछा तो कट जाएगा, है ना, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। t इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर 200 केल्विन था, किसी टाइम t पर कितना हो जाएगा वही तो चाहिए, किसी टाइम t पर कैपिटल T हो जाएगा, तो फिर अलग अलग वैल्यू रख के निकाल लेंगे वो टाइम, जब फंक्शन पता लग जाएगा कि टेम्परेचर का फंक्शन क्या है तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो वो इंटीग्रेशन कर लेंगे, t की पावर -4 का इंटीग्रेशन t की पावर -3 आ जाएगा, अपॉन में -3 आएगा, तो t की अलग अलग वैल्यू पर कैपिटल T की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, t की अलग अलग वैल्यू आएगी, जब हम t की वैल्यू रखेंगे 100 तो t1 आ जाएगा, जब t की वैल्यू रखेंगे 50 तो t2 आ जाएगा,
यही करना है इस सवाल में, है ना। तो देखो अब जस्ट कैलकुलेशन यहाँ तक हम बता चुके हैं कि भाई ये अपना आ गया, ये टाइम ये के मान ले या के डैश मान लो कुछ भी। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किया, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, बेटे इसमें एक यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस भी आ जाएगा, है ना। माइनस उस तरफ तो था ही एक, ये तो माइनस था ही, एक माइनस आपका इस वाले से कट गया, यानी कि माइनस यहाँ था ये कट चुका है, कैलकुलेशन में ये कट चुका है। अब इसमें से 1/3 कॉमन लिया, 1/t की पावर 3 माइनस 200/3। जब हमने t को 100 केल्विन लिया तो सोचो t को 100 केल्विन लेने पर और 50 केल्विन लेने पर हमारे पास जो रेशियो आएगा, एक बार 50 रखा एक बार 100 रखा, उनका रेशियो निकाला, 1/50 की पावर 3 कॉमन ले लिया और हमारे पास 1/64 और 1/8 माइनस 64 से सॉल्व करने पर क्या बना, 63/64, 7/64, छम्मा छम्मा हो गया भाई, 7 निम 63 हो गया भाई। लो जी, बड़ा ही प्यारा सवाल, 9 यानी कि बहुत टफ नहीं है, सिंपल एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते इसको भी। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा पेपर था इस बार का। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।